55 मिनट, सिर्फ 55 मिनट बचे हैं जब न्यूज नेशन अपना एग्जिट पोल आपके सामने प्रस्तुत करेगा। देश भर के आंकड़े आपके सामने होंगे, किसकी बनेगी सरकार बताएंगे, क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में। आइए जरा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जरा देख लें देश की राजधानी दिल्ली में क्या हलचल है। हमारे संवाददाता मोहित राजदूपे और उसके साथ साथ रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, मुलाकातों का दौर जारी है और ऐसे में कांग्रेस और तमाम वो दल जो आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पा रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जोड़तोड़ हो रही है? देखिए, सोनिया गांधी से थोड़ी देर पहले मुलाकात चंद्रबाबू नायडू की हुई है। सोनिया गांधी के आवास के ठीक सामने इस वक्त हम खड़े, 40 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नतीजों से पहले गोलबंदी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, चंद्रबाबू नायडू ने। और चंद्रबाबू नायडू की ये मुलाकात सोनिया गांधी से पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो 24 घंटों के भीतर राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। कल उन्होंने मायावती से मुलाकात की थी, अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नतीजों से पहले विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कांग्रेस की है, चंद्रबाबू नायडू की है। और वहीं कल संभावना जताई जा रही है कि कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दिल्ली में होंगी और कल एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात मायावती के साथ हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि सियासी बिसात कांग्रेस और अपोजिशन जो विपक्षी दल है वो बिछाने में लग गए हैं कि अगर नतीजों से पहले गुंजाइश या नतीजे जिस दिन आते हैं तो गुंजाइश अगर सरकार बनाने की होती है तो अगर कुछ सीटें कम होती है तो उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो गैर एनडीए दल के हैं, जो अभी यूपीए में नहीं है। जी मनोज जी, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मोहित कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी गोलबंदी की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि नतीजों में अगर किसी के लिए भी कमी रह जाए, चाहे वो यूपीए हो चाहे एनडीए हो। आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी तक हमने पिछले 3 दशकों के दौरान जितने भी नतीजे देखे हैं सब में एक डिसिसिव मैंडेट सा मिलता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो 2004 हो, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2014 हो। लेकिन दीपक देखिए, संभावना तो इस बार की हमेशा ही होती है कि नंबर कुछ कम पड़े और ये तो 23 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि किसके कितने नंबर हैं। तो ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर आप देखें तो 2 रीजनल पार्टीज़ सबसे ज़्यादा इसमें उन्होंने लीड ली है। एक तो है नायडू, दूसरा है केसीआर बेसिकली प्रो एनडीए हैं और लोगों का कहना है कि वो बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं, मोदी के वो कंपैरेटिवली क्लोज हैं। तो देखा होगा कि उन्होंने स्टालिन से बात करी, उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस से बात करी और वहीं नायडू जो कि उनके कट्टर दुश्मन हैं, नायडू अपना प्रो यूपीए स्टैंड लेकर चल रहे हैं। तो ये अच्छा, लेकिन आप ये देखिएगा कि नायडू आज कुछ भी कर लें, अगर हम एक स्थिति देखें कि 23 तारीख को उनके पास नंबर नहीं आते हैं, उनकी टोटल सीट 2, 3, 4 आती हैं, लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो ये सारी की सारी उनकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज उनकी मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक और है कि जब से देवे गौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो जितने भी रीजनल लीडर हैं उनके दिल में एक इच्छा हमेशा रहती है कि कुछ ऐसी संभावनाएं बने कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकें, लॉटरी खुल जाए। हाँ जी, लॉटरी खुल जाए। तो मेरे ख्याल से केसीआर से अगर आप आज पूछें तो उनकी भी इच्छा यही है, चंद्रबाबू नायडू से पूछें तो उनकी भी इच्छा यही है, मायावती की भी इच्छा यही है। तो यही रीजन है कि ये सारे समीकरणों की तलाश अभी हो रही है। इनके सिंह साहब, अगर हम देखें तो 1996, 98, यहाँ तक कि 2004, इन तमाम मौकों पर विपक्ष या जो सत्ता के विमुख पार्टियां हैं वो पहले से बहुत सजग नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बार का चुनाव 2019, जो भारतीय जनता पार्टी के विमुख पार्टियां हैं वो बहुत पहले से एक तारतम्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले आप उसे थर्ड फ्रंट की संज्ञा दें या ना दें, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला कम से कम ये तो प्रदर्शित करता है कि आज लोगों में यह चेतना है कि अगर हटाना है तो मिलकर रहना पड़ेगा। देखिए, 2004 में अजय जी क्यों नहीं उतनी सजग थी? क्योंकि बीजेपी एक काउंटर बड़े फोर्स के रूप में नहीं थी जो इनको हजम कर सकती है, और बीजेपी के पास ये ताकत है कि जिन स्टेट्स में वो जा रही है रीजनल फोर्सेस को वो खा जा रही है। लिहाजा टाई अप करने में भी अब लोग डरते हैं बिल्कुल कि अगर हमने एक बार टाई अप कर लिया, और एग्रेसिव मोड में है बीजेपी, एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉर्मेट है, लिहाजा वो ये भूल जाए कि अब उसको मुस्लिम वोट मिलेंगे अपने को, फिर कभी सेकुलर कहे। नीतीश कुमार की यही प्रॉब्लम है जी। आज 2014 में एक ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस है नरेंद्र मोदी का, 31% सिर्फ बीजेपी के, 38% पूरे एनडीए के। तो जाहिर है कि इसमें आपको सरवाइव करना है तो कंसोलिडेट करना होगा, इसलिए वो हो रहा। लेकिन ब्लंडर ये हुआ कि वाकई क्या कंसोलिडेशन हो पाया अपोजिशन का? शायद नहीं हुआ है।
अगर हुआ है तो वो ड्रामा है। बिहार में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच नहीं शेयर कर रहे हैं, सोशल लेवल पे नहीं हुआ है, कैडर लेवल पे नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद आज जो आप ये टाई अप देख रहे हैं उसकी सिर्फ ये है कि अगर ये फॉल शॉर्ट करते हैं जी, आज के अभी हम लोग एग्जिट पोल में दिखाएंगे कुछ देर में कि क्या स्थिति है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 20-30 कम है सीटें, उस समय ये अपोजिशन गैंगअप करके या कंसोलिडेट करके राष्ट्रपति के पास जाएगा कि साहब ये लीजिए हमारा नंबर। अब वहां पे समस्या ये आएगी कि जो सरकारिया पंछी कमीशन जो 2010 का था और मुंबई जजमेंट जो कि 1993 का था, उन्होंने एक क्रम दिया है। उस क्रम में प्री पोल लार्जेस्ट अलायंस, अगर वो मेजॉरिटी मार्क, मतलब दो तरह की मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और प्लेन मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। सिंह साहब, मैं अगर आपको एक छोटा सा सप्लीमेंट कर दूं, यहाँ एक बात को लेकर विपक्ष ने पहले से घेराबंदी शुरू कर दी है और राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा है। विपक्ष का कहना है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी को नहीं, सबसे बड़े गठबंधन को बुलाइए, और इसको लेकर वो एक अर्जी भी राष्ट्रपति को देना चाहती है कि आप सबसे बड़ी पार्टी को मत बुलाइए। नहीं, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता दें जी। सबसे बड़ा गठबंधन यानी दलों के हिसाब से या सीटों के हिसाब से? दल और सीट दोनों, सीटों के आधार पर, सीटों के आधार पर दल अधिक हो सकते हैं, सीटें कम हो सकती हैं। नहीं, सबसे बड़ा गठबंधन जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा तो सीटों के आधार पर ही होगा ना, दल मिलके ही सीटें बनाएंगे। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा जी कि चुनाव पूर्व, मतदान पूर्व का गठबंधन और मतदान के बाद का गठबंधन, तो प्री पोल अलायंस एंड पोस्ट पोल अलायंस, ये दो बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कि अब मैं मान लीजिए आपने पोस्ट पोल अलायंस किया तो इस पर एक सवाल उठ सकता है, उस समय फिर लार्जेस्ट पार्टी का जो है वो मिलेगी, उसको बुलाया जा सकता है। ऐसी मेरे ख्याल से मुंबई जजमेंट इसमें साफ कहता है कि आपको पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा हुआ है। लेकिन रामचंद्रन जी, अभी जैसे अजय ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे से मिले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करें। आपको यहाँ ये याद दिला दूं, 1989 में राजीव गांधी को लार्जेस्ट पार्टी मिली, कांग्रेस लार्जेस्ट। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, उन्होंने कहा मैं सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद वीपी सिंह को बुलाया गया था, मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ याद है। खैर उसको मना करने के पीछे और भी कई कारण थे, उसमें मैं अभी जानना नहीं चाहूंगा। थोड़ा सा करेक्ट कर दें जी, मुंबई जजमेंट जब इसको टच किया तो उसने धीरे से कह दिया कि हमारा इस समय जो इशू है वो प्रेसिडेंशियल रूल को लेके है, लिहाजा हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सरकारिया कमीशन ने जो कहा है आप उसको फॉलो करें, क्योंकि उस समय पंछी कमीशन नहीं आया था। यहां पे जो हम लोग शायद एक चीज नहीं भूल रहे, दो जो सिचुएशन है वो तब है जबकि 273 आपके हो गए हों। अगर 273 नहीं है तो 4 व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था यह है कि प्री पोल कोएलिशन जो है आप उसको बुलाएं अगर वो सबसे बड़ी मतलब सिंपल मेजॉरिटी है। उसके बाद लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, थर्ड में आता है पोस्ट पोल कोएलिशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप दावा आप भी कर रहे हैं और इधर विपक्ष भी कह रहा है कि साहब हमारे पास ये सारे लोग आपके पास आके खड़े हैं, लिख के दे रहे हैं कि 312 हमारे होते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो राष्ट्रपति को मुंबई जजमेंट पे एक कमेंट किया गया है कि राष्ट्रपति को यह देखना चाहिए वेदर यू आर प्रोवाइडिंग ए स्टेबल गवर्नमेंट, और वो स्टेबल के क्लॉज में ये आता है कि भाई अगर अपोजिशन कह रहा है तब आपको आपका डिस्क्रिप्शन आएगा कि आप क्या एनडीए को, और ये बात सही है कि एनडीए स्ट्रॉन्ग कोएलिशन है जी। और अगर चलिए हम एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जरा मेरे ख्याल से ऐसा क्या इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल है जो मैं रामचंद्रन जी से पूछना चाहूंगा। चंद्रबाबू नायडू अभी इतनी हलचल कर रहे हैं, केसीआर अभी इतनी हलचल कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग चुनाव से पहले कहां थे। अगर ये मोदी के खिलाफ एक गठबंधन नेशनल लेवल पर बना लेते तो मेरे ख्याल से उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता, वो क्यों नहीं हो पाया? मेरे ख्याल में सबसे अहम 2 वर्ड्स जो हैं इसमें राष्ट्रपति जी के लिए, वायबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट जी, उस पे उनको अपने आप को पहले कन्विंस करना पड़ेगा और फिर जिसको वो न्योता देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब जहां तक बाकी सब गठबंधनों की बात है, अगर प्री पोल अलायंस आपका मेजॉरिटी हो जाता है और आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से बड़े हैं नंबर्स में, तो मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और जो बाकी जजमेंट्स आए हैं उसके मुताबिक तो आपको गठबंधन जो अगर लार्जर नंबर्स पे है तो उनको बुला के न्योता देना पड़ेगा, पर आप टाइम लिमिट सेट करेंगे ताकि उसके बीच में वो फरोख्त ना हो। बिल्कुल, आइए जरा हम उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें,
और उत्तर प्रदेश ही दरअसल तय करेगा किसकी बनेगी सरकार केंद्र में। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 71 सीटें खुद अपने दम पर आई थीं, आज भारतीय जनता पार्टी वहां 74 से कम पर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने न्यूज नेशन को स्पष्ट तौर से कहा था कि 74 से न 1 सीट कम बल्कि 2 सीट ज्यादा। तो ऐसे में वाराणसी में क्या दिख रहा है, आज जनता की हवा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां सत्ता की चाबी रखी है, खासतौर से दिल्ली के किले की चाबी जहां मतदाताओं की जेब में है, वो यही है। यहीं अगर उनको नरेंद्र मोदी का रथ रोकना है, विपक्षियों को, वो जो यहां से जीत कर जाना चाहते हैं, तो उनको यहीं रोकना होगा। यही वजह है कि यहाँ अपने अपने अहंकारों को ताक पर रखकर, क्योंकि अजय जी, क्षेत्रीय पार्टियों का एक कैरेक्टर होता है जिसमें उनके नेताओं का अहंकार, उनकी पार्टी के जो उनका कोर वोटर है उसको ताकत देता है। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने अपने अहंकार को ताक पर रखकर एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिश की जो कम से कम जातीय गणित से मोदी या बीजेपी को रोकता हुआ दिखता हो। लेकिन यहां अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आपको यूपी में ही नजर आती है, जहां मतदाता इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे आपको वो गणित बनाने में काफी समस्याएं आई। लेकिन उसके मुकाबले बाकी जो हाई प्रोफाइल सीट है वो उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जगह हम लोग गए, और वहां अगर हम रायबरेली से आंकना चाहें कि उसका नतीजा यहां क्या होगा, वाराणसी में क्या होगा, और वाराणसी के आधार पर हम अगर आजमगढ़ को जोड़ना चाहें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके अलावा जो सीटें हैं, यानी लगभग 5 से 7 हाई प्रोफाइल सीट को छोड़ दें, तो वही बाकी तमाम जगह टेस्ट होना है। वही ये तय करेगा कि बीजेपी को क्या मिलता है। इस वक्त अगर हम यहां वाराणसी की बात करें तो यहां नरेंद्र मोदी या उनके कार्यकर्ता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको जीत का अंतर कितना बढ़ाना है, इस बात पर वो ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। मनोज जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि एनडीए को अपने दम पर या बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है, 7 चरण के अंदर उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, इन 7 चरणों के दौरान आपको कुछ ऐसे इशू दिखाई दिए जो समय के साथ या फिर फेजेस के साथ बदल रहे हों, या वहां पर भी आपको सिर्फ मोदी 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 नजर आया? दीपक, देखिए, पूरे यूपी में जो इशू था वो एक ही था, मोदी रहेंगे या मोदी नहीं रहेंगे, मोदी को वोट दें या मोदी को वोट ना दें। तो जैसे बाकी जगह हुआ देश में, तो वहाँ भी जो लोकल इश्यूज थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी एक तो स्टेट की हो सकती थी, दूसरी सेंटर की हो सकती थी। लेकिन जब पूरा का पूरा ये जो है मुकाबला जब मोदी पर ही था, मोदी पर था, राष्ट्रवाद पर था, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, आतंकवाद, इस सब पर आ गया, तो इसका लेवल ही बिल्कुल अलग हो गया। और एक तरफ कास्ट का जो गठबंधन था वो काफ़ी स्ट्रांग था, उनके पास नंबर काफ़ी थे, और अगर हम प्योर गणित की बात करें तो 50% से ज़्यादा सीट उनके पास जाती थी। लेकिन दीपक, इसमें एक सस्पेंस फैक्टर है जो मुझे लगता है, वो ये है कि ईस्टर्न यूपी में प्रियंका गांधी को जो उन्होंने उसकी कमांड दी है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पिछली बारी पूरे यूपी में सिर्फ 6% वोट कांग्रेस को मिले थे जी। अगर प्रियंका गांधी के आने के बाद वो वोट ऊपर बढ़ते हैं तो उससे देखना होगा कि वो किसको डैमेज करता है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि वो गठबंधन को ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि मोदी के जो वोटर है वो आज की डेट में कंसोलिडेट होकर काफ़ी कट्टर वोटर उसका है। और एक और बात मैं आपको याद दिला दूँ, पिछली बारी 70% सीट्स यूपी में ऐसी थी जहाँ की जो जीतने वाला था और नंबर 2 के बीच जो विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था। तो मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी एक ऐसा फैक्टर हो सकती है जो कि कांग्रेस का नंबर तो बढ़ाएंगे ही, और साथ में गठबंधन की सीट पे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अजय राहुल गांधी ने कही थी, और राहुल गांधी ने यह कहा था कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। दूसरी प्रायोरिटी में वो देखेंगे कि स्थिति क्या है, कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को फिर से स्थापित करना तो उनकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे में जहां पर गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट काटेंगे। आपको क्या लगता है रामचंद्रन जी, क्या राहुल गांधी इस रणनीति में कामयाब होंगे? क्या प्रियंका गांधी उतना बड़ा पुश दे पाएंगी कि वो बीजेपी या फिर एनडीए का वोट जो है काट सके? देखिए, प्रियंका गांधी को वो 1-2 महीने पहले लाते तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट बेहतर होता। अब ये शॉर्ट स्पैन में क्या उनका इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं ईस्टर्न यूपी में, तो कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि उनकी कॉन्फिडेंस जो एक ज़माने में देखा गया था और उनको इंदिरा गांधी से
एक स्प्लिटिंग इमेज करके कहते थे, उस तरीके का कोई कैंपेनिंग नजर नहीं आया मुझको। मैंने काफी उनकी कैंपेनिंग देखी जी, बट उनका एक चार्म है जो अलग है और वोटर्स में असर जरूर करता है। तो ईस्टर्न यूपी में वो काम आ सकता कांग्रेस के लिए तो फर्क पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वोट्स में। 6% अगर उनको पूरे यूपी में पिछली बार आए थे तो मेरे ख्याल में कुछ वोट परसेंटेज तो उनको बढ़ेगा जी। पर सीटों में कितना कन्वर्ट होता है वो इस वक्त कहना मुश्किल है। अगर उनकी सीटों में भी कुछ थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगा यूपी में, उसका तो बहुत ही कम चांसेस इसके बनते हैं। राजेश बादल जी, कई विश्लेषक और टीकाकारों ने यह कहा कि दरअसल अगर उत्तर प्रदेश के 7 चरण के मतदान को देखें तो पहले 3 चरण का मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग संदेश था और चौथे चरण से लेकर 7वें चरण तक का मतदान एक अलग संदेश था। क्या यह भाव आपको भी दिखा? ये तो है, निश्चित रूप से है, लेकिन पहले 3 चरणों में मुझे लगता है जो तीसरा चरण था, पहले और दूसरे के जो चरण, पहले 2 और तीसरा चरण कस्प आप मान सकते हैं। जैसे पहले तो सेंसिटिव एरियाज थे, नक्सली इलाके थे, या जो ऐसे इलाके थे जहां पर अशांति। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा हूं। मैं उसी पे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात देखें तो हमें लगता है कि इलाकाई समीकरणों को ध्यान में हमें जरूर रखना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बार वोट प्रतिशत कांग्रेस का दोनों इलाकों में बढ़ेगा जी। हो सकता है बुंदेलखंड वाला और जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां कांग्रेस को उतना फायदा ना मिले। वहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी भी 14 से लेकर 19 तक कोई बहुत अंतर नहीं आया है लोगों के सोच में जी। वहां खुल के लोग मोदी के समर्थन में बोलते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनके स्थानीय समीकरण हैं वो स्थानीय समीकरण कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं। बिल्कुल। शहनवाज के पास चले गुरदासपुर, सीधे चलते हैं शहनवाज के पास। गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहनवाज। ये जानना चाहूंगा कि 2.5 किलो का हाथ आज क्या कर रहा था और किस पर गिरने वाला है हाथ? देखिए, 2.5 किलो का हाथ अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे एसडी कॉलेज का पोलिंग बूथ है वहाँ पे पहुँचा था, लेकिन काफ़ी थके हुए वो यहाँ पर नज़र आ रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से वो निकले थे और हर एक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर सनी देओल जो हैं वो पहुँचे हैं, इसलिए वो यहाँ पर थके हुए थे। लेकिन थके होने का दूसरा रीज़न ये था कि उनको टिकट जो है वो पार्टी ने बहुत लेट दिया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर काफ़ी मेहनत जो है गुरदासपुर में करनी पड़ी। फिलहाल सनी देओल जो है देखा जाए तो अकेले दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरे पंजाब की बात की जाए तो हमेशा से ही ये जो सीट रही है गुरदासपुर की वो बीजेपी के कब्जे में रही है। और विनोद खन्ना यहाँ से जीतकर जो है वो पार्लियामेंट पे पहुंचे थे और विनोद खन्ना की इमेज ये थी कि उन्होंने यहाँ पर जीतने के बाद काफी काम जो है वो करवाए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि अगर सनी देओल भी आते हैं तो वो भी उनके लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर घुमाएं तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। सीधे सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो यहाँ पर उन्होंने चुनावी बेड़ा संभाला हुआ है और खुद प्रियंका गांधी जो है वो यहां पर पठानकोट पहुंची थी। और ये जो एरिया पूरा गुरदासपुर का पड़ता है, यहां से कांग्रेस के 3 मिनिस्टर और 7 एमएलएज हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी बड़ी ताकत जो है वो इस एरिया में है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला जो है वो यहां पर सनी देओल को देखने को जरूर यहां पर मिलने वाला है। चले चंडीगढ़। बिल्कुल चलिए, लेकिन एक सवाल मैं जोशी जी से पूछना चाहूंगा। जोशी जी, कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है क्या कि अपने पैर को खुद ही अपनी कुल्हाड़ी से काट दो? आपने देखा किस तरह से पंजाब में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर रही कई तरह के आरोप मढ़ रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस के साथ क्या होता है? वो हर समय मौके पर दौड़ते दौड़ते खुद अपने पैर को बांध देते हैं। देखिए, ऐसा है, एक तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है जी बीजेपी से कांग्रेस में गए और कोई बहुत ज़्यादा लंबा अवसर नहीं हुआ, तो कांग्रेस की जो संस्कृति है उसमें वो अभी तक ढल नहीं पाए। दूसरी तरफ वो बीजेपी की संस्कृति में भी नहीं ढल पाए थे, वो भी नहीं, वो ना बीजेपी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृति में ढल नहीं पाती, मेरे अपने आत्ममुक्त होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आत्ममुक्त तो है ही, लेकिन मुझे सबसे बड़ा ये लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी जो नई टीम बना रहा है उसमें कई विसंगतियां भी अभी हैं। तो उसमें पंजाब एक है। देखिए, कैप्टन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर
वो राहुल गांधी के एक निजी दोस्त भी रहे, उस वजह से सीएम भी बने। उस समय भी पार्टी के अंदर पंजाब कांग्रेस कमेटी में कई तरह की विरोध थे और उन्हें, और आपने देखा उस समय कुछ थोड़ी बहुत असंतोष भी फैला, कुछ लोग बाहर भी निकले। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा राहुल गांधी को पूरी पार्टी की डायनेमिक्स को समझने में निचले स्तर तक पहुंचने। ठीक है, सीधे चलते हैं चंडीगढ़। और चंडीगढ़ ही वो सीट थी जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर नाराज थी। उनका कहना था आशा कुमारी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिलकर उनका टिकट कटवाया है। आपको क्या लगता है विशाल, मुझे ये बताइए कि क्या परिस्थितियां आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल रही हैं? सिद्धू की पत्नी ने जो कहा, क्या उसका असर भी पवन कुमार बंसल के चुनाव पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम चंडीगढ़ की यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट यहाँ से दिया जाए और उन्होंने कैंपेनिंग जो थी पहले से शुरू कर दी थी। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो पवन कुमार बंसल को यहाँ पर टिकट दिया गया। अगर मुकाबले की यहाँ पर बात करें तो किरण खेर और पवन बंसल के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू की यहाँ पर बात करें तो पवन बंसल कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में यहाँ पर नाकामयाब रहे थे। लेकिन बाद में जब थोड़े दिन पहले हमने देखा कि यहां पर एक रैली हुई, नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं मनाने का दौर जो था वो यहां पर शुरू हो गया था और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ी रैली जो थी यहां पर की थी। और दूसरी बात यहां पर अगर बात करें आनंदपुर साहिब से, वहां से जो मनीष तिवारी हैं वो भी चंडीगढ़ से टिकट लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी जो है वो आनंदपुर से साहिब से टिकट दिया गया। और जो उनके जितने यहां पर लोग थे उन्हें भी कहीं ना कहीं पवन बंसल जो है मनाने में यहां पर कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। हम आते हैं आपके पास दोबारा, लेकिन इस वक्त हम आपको इतना बताना चाहते हैं, बस 30 मिनट का इंतजार और उसके बाद न्यूज नेशन अपने एग्जिट पोल के साथ हाजिर होगा और हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो तमाम तस्वीर जिसके आधार पर आप अपना निर्णय खुद कर सकेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनती दिखाई देगी। अनुराग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। 30 मिनट का इंतजार कीजिए, बन रही हमारे साथ।